नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। आज शाम की इस चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रात के स्थान पर शाम शब्द का प्रयोग किया क्योंकि आपको हमने पहले ही कहा था कि हम अपने कार्यक्रम का समय अब थोड़ा सा परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे, क्योंकि दो कार्यक्रम आगे पीछे होने से बहुत दिक्कत हो जाती थी। खैर चलिए, चर्चाएं वही। और हमने जैसा कि आपने देखा था नमस्कार इंडिया पर पिछले कुछ दिनों से हम डिबेट नहीं कर रहे थे और कई लोग ये मांग कर रहे थे, जो हमारे सम्मानित दर्शक है, कि डिबेट को फिर से शुरू किया जाए। तो आज उसी डिबेट, उसी चर्चा को लेकर, इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं नमस्कार इंडिया की, आपको बता दूं कि नारायण राणे की गिरफ्तारी को लेकर अभी राजनीतिक चिल्ल पौ अभी उसी प्रकार लागू है, चल रही है। लेकिन थोड़ी सी एक जो दुखद घटना कहें, हालांकि इसमें ईश्वर की कृपा से अभी तक कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, वो एक कल देहरादून के अंदर बादल फटा और कई घरों के अंदर मलबा फंस गया, बहुत सारी दिक्कतें आई। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि किसी प्रकार की किसी जान माल की हानि नहीं। और अभी जो जानकारी आ रही है, बादल ऋषिकेश के अंदर भी फटा है। तो निवेदन, कृपया सावधानी बरतें इस चीज को। अब जो चर्चा है मेरी, कई बार क्या होता है, मुझे याद है एक बार 80 के दशक में टेली फिल्म आई थी, एक डेढ़ घंटे की, पंकज कपूर शायद उसके लीडिंग स्टार कास्ट थे, एक रुका हुआ फैसला। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कुछ आए हुए फैसले, और वो फैसले जो आ तो गए हैं, लेकिन कहीं कहीं आम जनमानस के लिए वो भ्रम की सी स्थिति उत्पन्न करते हैं। हालांकि हमारा कोर्ट के प्रति पूरा सम्मान है, कोर्ट की कोई अवहेलना या अवमानना नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन वो स्थिति इसलिए बन, तकनीकी रूप से कोर्ट ने सारे साक्ष्यों को सामने रखकर ही कहीं ना कहीं वो निर्णय दिए होंगे। लेकिन क्योंकि अभी इनके आगे की भी गुंजाइश बाकी थी, इनको अपील करने की, अब नहीं किए गए, वो बात का विषय। ऐसा ही एक फैसला आया अभी, अब से 8 या 9 दिन पहले, शायद 17 अगस्त, 16 या 17 अगस्त में एक फैसला आया। और वो फैसला आया दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कि भाई 100% क्षमता से यात्रा की अनुमति पर आपत्ति है तो मेट्रो से यात्रा ना करें। मैं इससे पहले कि इस खबर को थोड़ा सा पढ़ूं आपसे, मेरे साथ मैं बता दूं, सम्मानित पैनल मेरे साथ है एडवोकेट राम प्रकाश पाहवा जी, अधिवक्ता राम प्रकाश पाहवा जी। पाहवा साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन आज की चर्चा के अंदर। मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत काम करती हैं, शबीना खान। शबीना खान, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। और मेरे साथ है सामाजिक क्षेत्र, सनातन का क्षेत्र है, क्योंकि समाज के बीच में जाकर काम करते हैं, किसी वर्ग धर्म विशेष के लिए नहीं, लेकिन मानवता को प्राथमिकता रखते हुए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं पी.के. सारस्वत साहब। सारस्वत साहब, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। हालांकि हमारे तीनों जो पैनलिस्ट हैं, जो प्रतिभागी हैं, उनको विषय की पूरी जानकारी है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा इससे पहले कि मैं एडवोकेट राम प्रकाश पाहवा जी के पास आऊं। कि दिल्ली हाई कोर्ट, ये मंगलवार का था खबर जो बीता पिछले हफ्ते का, कि मेट्रो में 100% क्षमता के साथ यात्रा की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका को जिन्होंने भी दाखिल की थी, अब गौर कीजिएगा, कोर्ट ने आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि यदि 100% क्षमता के साथ यात्रा की अनुमति दिए जाने के दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के फैसले से आपत्ति है तो उन्हें मेट्रो में यात्रा नहीं करनी चाहिए। फिर गौर कीजिएगा, अगर आपको आपत्ति है कि अगर डीडीएमए ने 100% क्षमता के साथ में मेट्रो को चलाने की अनुमति दी है तो आप मत जाइए उसके अंदर। यह दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। उसके लिए मैं और 2-3 लाइन इसके अंदर पढ़ देता हूं उससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, कि उन्होंने कहा है कि बसों और मेट्रो में 100% क्षमता यदि यात्रा की अनुमति दिए जाने के खिलाफ उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया था। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति को ऐसे मुद्दा, गौर कीजिएगा, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति को ऐसे मुद्दे उठाने और सरकार के फैसले को चुनौती देने की अनुमति दी जाएगी तो इस तरह की याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी। क्या कहेंगे एडवोकेट राम प्रकाश पाहवा जी? सबसे पहले मैं आप ही से, क्योंकि कानून के जानकार हम सब में आप ही हैं। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आपने स्वयं कहा है कि जो न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति होते हैं वो बहुत अनुभवी और ज्ञानवान होते हैं।
जी। और उनके द्वारा दिए गए निर्णय को लेकर के उसकी मैं समझता हूं जब ये पब्लिक डोमेन में आता है, जब आम आदमी के पास पहुंचता है तो वो क्या महसूस करता है, वो क्या अनुभव करता है, इसको देखना बहुत मैं समझता हूं महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आम आदमी यहाँ जैसे कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट ने ये निर्णय लिया कि मेट्रो और बस ये 100% कैपेसिटी से चलेगी और जिसको उसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसी प्रकार का निर्णय दे दिया। अब देखने की बात यह है कि आखिरकार ये सुविधाएं जनता के लिए ही तो हैं जी, और जनता की जिसने भी ये याचिका प्रस्तुत करी है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, तो वो जनता के जनहित को लेकर के उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं होता। आज आप देखें यदि सरकारी न्यायालयों के आंकड़ों को उठा करके देखें तो ज्यादातर मुकदमे या तो सरकार के विरुद्ध हैं या सरकार के द्वारा डाले गए हैं। और सरकार के विरुद्ध क्यों है? यहाँ मैं कहना चाहूंगा कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दो बहुत बड़े स्तंभ हैं। कार्यपालिका में एक जो मैं अभी तक अपना अनुभव इस जीवन में ग्रहण कर सका हूं, उससे ये मुझे ये लगता है कि कार्यपालिका बहुत सारे निर्णय बिना सोचे समझे, बिना उसके दूरगामी परिणामों को दिमाग में रख करके निर्णय ले लेती। अब उस निर्णय को सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम लोग हैं जो इनके ऊपर कोई उंगली उठाते हैं। वो जैसे समझते हैं ठीक है जो निर्णय है वो ठीक है चलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं पहले कार्यपालिका की बात करूंगा। उन्होंने ये निर्णय लिया कि 100% चलाई जाए। अब इसी सरकार का ही निर्णय है कि जो रेस्टोरेंट हैं, जो मॉल हैं, ये जो होटल्स हैं, ये 50% पे चलेंगे। मल्टीप्लेक्स याचिका में कही गई थी वकील साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसी आधार पर वहां कोरोना फैल सकता है तो क्या मेट्रो में कोरोना फैल नहीं सकता? एक बात। दूसरी बात, यदि ये चीज की भी जाए तो यहां मैंने स्वयं देखा है जब 50% की भी स्थिति थी मेट्रो के अंदर, मैंने स्वयं देखा है तो भी इसमें लोग खड़े होकर यात्रा करते थे। और जब ये 50% की सीमा समाप्त करके 100% कर दी जाएगी तो सारी सीटें फुल तो हो जाएंगी, इसके साथ साथ लोग भर भी जाएंगे। फिर उनके ऊपर कौन सा अंकुश है कि जैसे अभी भी हमें ये सुनने को मिल रहा है कि घर से तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो, मास्क लगा करके चलें, बार बार हाथ धोएं, दूरी बना के रखें, आपसी दूरी बना के रखें। क्या वो दूरी मेट्रो में संभव होगी? मैं ये नहीं कहना चाहता कि माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय न्यायमूर्ति ने इन सभी पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा, जरूर रखा होगा, किंतु एक बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि उसका जनमानस का जो भी निर्णय में कहा गया है उसका जनमानस की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि न्यायपालिका के अंदर सभी का, या मैं सभी का ही मैं कहना चाहूंगा, सभी का विश्वास होना आवश्यक है। यदि विश्वास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कोई बोल पाए या ना बोल पाए, उसके अंदर एक प्रकार का आक्रोश सा बना रहेगा, एक क्रोध सा बना रहेगा, वो किसी और तरीके से फूट के निकल सकता है। जैसा आपने स्वयं कहा कि इसके विरुद्ध अपील भी की जा सकती है, अपील तो की जा सकती है, अपील का तो साधन होता ही है, किंतु मैं ये समझता हूँ कि अगर जनमानस को लिया जाए तो इस निर्णय का जो प्रभाव है वो कहीं लगता है कि अच्छा नहीं रहेगा। जी, मैं वकील साहब इसलिए भी कह रहा हूं कि ये जो कह दिया कि अगर आप नहीं चाहते, नहीं सहमत है तो मेट्रो से यात्रा ना करें, इस प्रकार तो कैसे करेंगे? तो ये पैदा होता है कैसे करेंगे? बस से भी यात्रा ना करें, मेट्रो से भी यात्रा ना करें, पैदल जाएं, टैक्सी से जाएं, ऑटो से जाएं, साइकिल पे जाएं, स्कूटर पे जाएं, कार पे जाएं, कैसे जाएंगे? जी बिल्कुल। और हम कहीं न्यायालय की अवमानना नहीं कर रहे हैं। एक मिनट वकील साहब, हम क्योंकि अभी एक क्षेत्र खुला है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, आप कोई जाए ना जाए वो बात का विषय, इसलिए चर्चा तो होगी,
सीधी सी बात तो ये। और मैंने ये चर्चा इसलिए भी इन शब्दों के ऊपर, क्योंकि आजकल कुछ निर्णय इसी प्रकार के आए, आपको याद होगा पीछे अर्नब गोस्वामी केस के अंदर भी उनके चैनल को लेकर, भाषा को लेकर याद, अगर आपको पसंद नहीं है तो ये चैनल नहीं देखिए। तो क्या ये चीजें वाजिब हैं? आम जन, हमारा बहुत सम्मान है न्यायपालिका के प्रति, लेकिन क्या न्यायपालिका को भी शब्दों के चयन में थोड़ा सा चूजी नहीं होना चाहिए? मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा वकील साहब, आपके पावा साहब। बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ, बिल्कुल होना चाहिए, चूजी होना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे स्वयं पहले कहा है कि जनमानस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, जनमानस न्यायपालिका के बारे में क्या सोचता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं एक वकील होने के नाते मेरा ये धर्म है कि मैं न्यायपालिका के सम्मान को पूरे उच्च स्तर पर बरकरार रखूं, उसके पूरा सम्मान करूं और करता भी हूं। किंतु दूसरी तरफ मुझे ये भी देखना लगता है एक नागरिक के तौर पे कि एक नागरिक की मानसिकता पर इस निर्णय का या जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है वकील साहब, मैं आता हूं। मैं शबीना खान, आप सामाजिक कार्यकर्ता क्षेत्र में रहते हैं, अनेकों लोगों से मिलते हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, अनेकों लोगों से आपकी चर्चा भी होती होगी, सब लोग सम्मान करते हैं हिंदुस्तान में, कहीं कोई दो राय नहीं। और हम जो आज चर्चा कर रहे हैं वो भी सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन में मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की। लेकिन इस प्रकार के शब्द, जिस प्रकार के शब्द आने लगे कि आपको नहीं जमता है, आप इस निर्णय से सहमत नहीं है तो मेट्रो में ना जाए, आप अगर इसकी भाषा से सहमत नहीं है तो ये वाला चैनल ना देखें। कल को होगा कि अगर सड़क पर कहीं कोई गलत कार्य हो रहा है तो आपको अगर ये वाली सड़क पसंद नहीं है तो इस सड़क से ना जाए। क्या कहेंगी शबीना खान, आम जनमानस के अंदर क्या इन चीज आसानी से आदमी एक्सेप्ट कर रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हैं? जैसा भी वकील साहब ने कहा कि बहुत से लोग नहीं बोलते, स्वीकार करते, तो उसका एक कारण यही हो सकता है ना कि भाई कौन पचड़े में पड़े, डर के वजह। हालांकि पावा साहब की एक खासियत है कि पावा साहब बड़े बिंदास तरीके से, खुल के, सम्मान के साथ, लेकिन उसकी जिसको कहते हैं विवेचना बड़ी बारीकी से पावा साहब करते हैं। आप क्या कहेंगे शबीना खान, आपकी प्रतिक्रिया कहेंगे? देखिए, कोर्ट ने ये नियम और कानून ये है कि कोई भी दिक्कत हो, किसी भी इंसान, आम इंसान को, आम नागरिक, हमारे देश में रहने वाले आम नागरिक को कोई भी दिक्कत हो, वो फ्री है PIL दाखिल करने के लिए, वो अपना मुद्दा उठा सकता है और कोर्ट में दाखिल कर सकता है। और अगर एक आदमी ने ये मुद्दा दाखिल किया है कि 100% अगर ट्रेन भर जाएगी तो क्या कोरोना नहीं फैलेगा, तो इसमें कोर्ट का ये कहना है और न्यायमूर्ति का ये कहना है कि अगर इस तरीके की याचिकाएं आती रही तो ये भर जाएगा कोर्ट, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, तो क्या मुद्दे को इग्नोर कर देना चाहिए इसलिए कि ऐसी याचिकाएं और आती रहेंगी तो कोर्ट ऐसी याचिकाओं से भरपूर हो जाएगा या भर जाएगा? कोर्ट बैठा ही इसीलिए है, कोर्ट बैठा ही इसीलिए है कि आप याचिकाएं लाइए, हम उस पर सुनवाई करेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पर निर्णय लेने की कि वो किस तरीके से चूजी है और क्या चूजी नहीं है। ये बात आपने सही कही सर, कि एक तरफ जहां सिनेमा हॉल में भी थोड़े बहुत सिनेमा हॉल खुले हैं, थोड़े बहुत बंद है, जिसमें एक सीट पर क्रॉस लगा हुआ है कि उस एक सीट छोड़ के आप एक सीट पर बैठ सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे मल्टी बाजार में आप बाहर निकलेंगे, मैं परसों गई थी, अपना एक मार्केट गई थी, वहां पर थोड़ी देर के लिए पानी पीना था, मास्क उतार दिया था मैंने थोड़ी देर के लिए, तो वहां पे पुलिस वाले बैठे हुए, तो उन्होंने फोटो खींचा और फाइन लगा दिया कि आपने मास्क नहीं पहना और आपने मास्क नहीं पहना इसलिए आप पे फाइन लगेगा। तो जब इतनी इतनी ज्यादा बारीकियां देखी जा रही हैं कि मार्केट बाजार में आप पर फाइन लग रहा है और आप सिनेमा हॉल में फिल्म एक सीट छोड़ के एक देख रहे हैं, बाजार में नहीं घूम सकते हैं अनावश्यक, बाहर जब काम हो तभी निकले, फोन में ये रिंग बेल लगी हुई है कि जब आपको जरूरत हो तो ही निकले वरना ना निकले, तो ये कोर्ट और न्यायमूर्ति कैसे कह सकते हैं कि ट्रेन और बसों में आप 100% भर के जाएं? अगर उससे कोरोना फैल गया, तीसरी लहर आने वाली, रोज हम देखते हैं अखबारों में, टीवी में, समाचार में, सब कहीं देखते हैं तीसरी लहर आने वाली, तो क्या ये उसकी तैयारी नहीं है? अगर हम 100% बस में भर के जा रहे हैं, जो कि गर्मी, पसीना, गंदगी, बीमारियां, हर तरीके की, कोरोना तो ऐसी बीमारी है कि छूने से फैल जाती है, तो क्या इस पर इग्नोर कर देना क्या सही होगा? मुझे नहीं लगता है कि ये सही होगा। मुझे लगता है कि ऐसे ही अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा,
तो मुझे नहीं लगता है कि कोरोना जैसी बीमारी से हम लड़ सकेंगे। ठीक है शबीना, मैं सारस्वत साहब आपके पास आऊं उससे पहले मैं पाहवा साहब ने ये प्रतिक्रिया जो अभी शबीना खान ने बोला था, सर ये इस प्रकार की चीजें कभी अगर सरकार के फैसले को चुनौती देने की अनुमति दी जाएगी तो इस प्रकार की याचिका कोई बाढ़ आ जाएगी, तो फिर सरकार के फैसले को चुनौती कहां दी जाए अगर न्यायालय में नहीं दी जाएगी तो? आपने बिल्कुल सही फरमाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन चुनौती देता और कितने लोग हैं चुनौती देते हैं? जी आम लोग इसको चुपचाप सहन कर लेते हैं जी क्योंकि वो सोचते हैं पचड़े में नहीं पड़ना, जो होगा देखा जाएगा। जी फिर भी लोग करते हैं, नहीं ट्रैवल करेगा फिर भी करेगा। जो व्यक्ति इस बात का, इस नियम का पालन करने का प्रयास करेगा कि मेरे कारण से किसी तरीके से ये जो संक्रमण है ना फैले, जी तो उसको तो कष्ट उठाना पड़ेगा। जी और दूसरी बात ये, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं पहले भी इशारे में कह चुका हूँ कि कार्यपालिका का काम करने का तरीका सही नहीं है। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक कहावत है, आपने शायद सुनी होगी, कोई मरे कोई जिए बड़वा घोल बताशा पिए। ये सरकार में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ये सोचते हैं कि हमें तो ये करना ही है। इससे क्योंकि सरकार को आय होती है। जी आय को बिल्कुल लेकर बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा भी शबीना ने कहा 100% पानी करो। पीने के लिए तो तो मास्क मरते हैं लोग तो मरने दो, जी को मरते हैं तो लोग मरने दो, जी संक्रमण फैलने दो। जिन्होंने इसका प्रकोप देखा है द्वितीय लहर में, जो अभी अप्रैल में आई थी, जिन्होंने इसका प्रकोप देखा है वो इसका नाम लेकर के भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी डेल्टा प्लस का बात आ रही है, उसके भी कई केसेस जानकारी में आ चुके हैं। और अभी भी जो द्वितीय लहर थी, जो सेकंड फेज थी, उसके भी केस अभी आज की डेट में भी, कल तक मेरी जानकारी में यह है कि 30,000 के ज्यादा केस रोज आ रहे हैं। ठीक है सर। अब 30,000 केस को छोड़े नहीं होते जी अगर देखा जाए तो, और उसमें अगर 4 मौतें भी होती हैं, 1 मौत भी होती है तो क्यों हो? ठीक है सर, मैं बचाव किया साहब, ठीक है पाहवा साहब, क्योंकि इसके बाद एक विषय और लेना है, फिर सामूहिक दोनों विषयों को मिलाकर सामूहिक चर्चा करूंगा। सारस्वत साहब आपकी प्रतिक्रिया, आपने पाहवा साहब को भी सुना, आपने शबीना खान का अनुभव भी सुना कम से कम, आप भी अभी भी कहीं बाहर से आ रहे हैं जैसा आपने बताया उस अनुसार, तो कुल मिलाकर क्या कहेंगे? जब मल्टीप्लेक्स खुल सकते हैं, शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, सारी चीजें खुल रही है, 50% कैपेसिटी के साथ खुल रहे हैं, तो फिर वहां 50 क्यों और यहाँ 100 क्यों? क्या वहां संक्रमण नहीं फैल सकता? और अभी जो पावा साहब ने बात कही, कई ट्रेनें पीछे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, बहादुरगढ़ की ट्रेनों में, मेट्रो ट्रेन में मैंने खुद देखा था, कोई सीट नहीं छोड़ी जाती थी, लोग बिल्कुल जैम पैक होकर जाते थे। इसमें बिल्कुल आप बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज पावा साहब आपने बताया। तो सारस्वत साहब आप क्या कहेंगे, वहां 50% या 100%? और कोर्ट या तो उनको भी 100% के साथ कराए या इसको 50 में कराए, तो याचिकाकर्ता का बेचारे का क्या कसूर? सरस्वत साहब। भारद्वाज जी, ऐसा है कि जो न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन दोनों में आज की डेट में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। मुझे कहना नहीं चाहिए कि जो जज विपिन सांधी और जसमीत सिंह ने जो फैसला दिया है सरकार का, सरकार के फेवर में दिया, एक तरह से आम आदमी के फेवर में नहीं दिया। जब आप एक तरफ कहते हो कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, अब बसों में और ट्रेन में आप 100% की कैपेसिटी को अलाउड करते हैं, और कोई आदमी अपनी परेशानी को याचिका के तौर पर कोर्ट में लेके जाता है, सरकार सुनती नहीं है, और कोर्ट भी ये जवाब देता है कि अगर आपको नई यात्रा करनी है मेट्रो में, बस में, तो मत करो। तो ये जो पावा साहब ने एक बिंदास तरीके से जवाब दिया ना, ये बहुत काबिल तारीफ है। अब बात ये आती है, जाने ही बिंदास तरीके से जवाब देने के लिए जाते हैं, इसीलिए पावा साहब को जोड़ा है हमने। जी तो अब अभी कोविड गया नहीं है, अभी कोविड का तीसरी लहर की पूरी संभावना नजर आ रही है। उसी दौरान अगर बाजारों को 10 बजे तक खोलने की अथॉरिटी दे दी गई है, और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मैं मार्केट में ही रहता हूँ सारा दिन, और कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, 80% लोग मास्क लगा रहे हैं, 20% विदाउट मास्क घूम रहे हैं, ये कोर्ट ने नहीं दिया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या मेट्रो में 100% लोग जाएंगे? तो ये गारंटी है कि 100% ही उसमें रहेंगे? 100% का मतलब ये हो गया कि जो सीट पे बैठे हैं वो 100% होते हैं, उससे ज्यादा तो उसमें लोग खड़े होके जाते हैं, तो बीमारी तो बढ़ेगी। जब एक दूसरे को छूने से, सांस लेने से, खांसने से बीमारी बढ़ रही है, तो क्या ये बढ़ेगी नहीं? तीसरा था कि डीटीसी की बसों में भी इन्होंने 100% पैसेंजर कर दिए, लेकिन आपने बाजारों में
50% लोगों को अलाउड किया है, 50% स्टाफ के साथ अलाउड किया है। तो ये सरकार का जो फैसला था वो कोर्ट ने एक तरह से उसको बूस्ट कर दिया है कि सरकार का फैसला बिल्कुल ठीक है कि न्यायपालिका ने और कार्यपालिका ने एक तरह से ऐसा लगता है कि आपसी गठजोड़ है, पब्लिक की सुनवाई कहीं भी नहीं होनी है। अगर पब्लिक की सुनवाई नहीं होनी है तो फिर याचिका किसके पास जाए? अब मैं पावा जी से यही क्वेश्चन तो करने वाला था कि पावा जी एक जाने माने वकील है और बिंदास वकील है, तो अगर जो परेशानी है, प्रॉब्लम है, वो किसके पास लेके जाए? चलिए पावा साहब से जवाब ले लेता हूँ। पावा साहब फिर कहाँ जाए जवाब, कहाँ जाए एक आम आदमी? और मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ, आम व्यक्ति दो ही काम कर सकता है। यदि शांत रहेगा तो उसका कष्ट भुगतता रहेगा। यदि मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगा कि न्याय प्रक्रिया में एक बात बहुत मानी जाती है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, हुआ दिखना भी चाहिए। जी बिल्कुल। निर्णय देना और न्याय करना ये भी दोनों अलग अलग बातें हैं। निर्णय तो आसानी से दिया जा सकता है, न्याय वो चीज है जो भी को उसके ऊपर मंथन करेगा, जो भी उसके ऊपर कोई विचार करेगा, उसको ये लगे कि न्याय हुआ है। यदि उसको लगता है न्याय नहीं हुआ तो उसके मन में आक्रोश पैदा हो सकता है। बिल्कुल। और उस आक्रोश, वो जब आक्रोश जनमानस में फैलता है और वो चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उस आक्रोश का परिणाम क्या हो सकता है। तो मैं समझता हूं हमारी न्यायपालिका के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि जनमानस पे क्या उनके निर्णय का, उनके जजमेंट का जनमानस पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उनकी सोच बनती है, इसको भी सामने अपने विचार में रखना जरूर चाहिए। मैं पावा साहब एक सवाल इसी में कर दूं आपसे। पावा साहब एक सवाल यही जोड़ देता हूं मैं आपसे। आपने कहा रखना चाहिए, न्यायपालिका को ये ध्यान रखना चाहिए आदि आदि, लेकिन प्रैक्टिकली क्या वो रख रहे हैं? क्योंकि ऐसे अनेकों निर्णय पीछे हुए, मैंने टेलीविजन वाला भी बताया था मैं इसके ऊपर मैं स्वयं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हर कोई इस बात को समझ रहा कि रख रहे हैं या नहीं रख रहे। ठीक है, ठीक है। शबीना आपका कोई सवाल? मैं अगले वाले मैटर पर चलूं इससे पहले, शबीना आपका कोई सवाल पावा साहब से कोई करना चाहेंगे आप? जी मैं यही पूछना चाहती हूँ सर कि हम जब भी कोई मसला होता है तो हम कोर्ट जाते हैं न्याय के लिए, तो अगर वहां भी न्याय नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएं? आम जनता कहाँ जाए? जी क्या आम जनता, करें? क्योंकि आपको भी पता, पावा साहब एक मिनट, क्योंकि इसके अंदर क्या आपको जो कार्यपालिका उसका तो आपको पता है, कार्यपालिका तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखती है, अपना वोट बैंक आदि आदि ना जाने क्या क्या चीजों को ध्यान में रख के वो अपने निर्णय लेती है। लेकिन न्यायपालिका तो इन सबसे मुक्त मानी जाती है। न्यायपालिका तो आदमी मुक्त होनी ही चाहिए, मुक्त होनी भी चाहिए, होनी ही चाहिए। मैंने एक बात कार्यपालिका के बारे में कही है कि यहाँ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हमें नहीं पता, जिसको तकलीफ है कोर्ट में जाए। और कोर्ट में कितने लोग जाके ऐसे जाके खड़े होते हैं, तो इस तरह का निर्णय आ जाए तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर, जनमानस के अंदर उसका प्रभाव तो पड़ता है। जैसे शबीना जी ने कहा कि कहाँ जाए, थौर तो एक ही है, इससे ऊंचा इससे बड़ा न्यायालय। इनके सामने भी, जिसको हम रिव्यू कहते हैं, रिव्यू पिटीशन लगाई जा सकती है कि भाई इसके ऊपर पुनर्विचार करें कि इसका असर क्या होगा। और यदि यहाँ नई बात बनती तो ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन इसको ये देखें कि इसके ऊपर मेहनत और समय और पैसा कितना लगेगा, कितना लगेगा। पावा साहब एक डर और पैदा नहीं हो गया? आपको मालूम है पीछे जूही चावला मैटर के बाद या और भी एक मैटर आया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें भी 5 लाख का फाइन लगा दिया। कई बार कोर्ट फाइन लगा देते हैं, अब सामने वाला वो लोग बड़े लोग सहन कर लें, लेकिन आम आदमी की मजबूरी ये हो जाती है। लेकिन आम आदमी कई बार ये डरता है कि अगर मैं आगे चले जाऊं ये ना भाई मेरे ऊपर और उल्टा फाइन लग जाए, यहां से तो चलो मैं बच गया, आगे मैं जाता हूं कभी मेरे ऊपर फाइन लग जाए। तो ये भी तो एक डर है ना, एक आम आदमी में। ये डर भी बना रहता है। मैं जूही चावला के केस में बात करूं, मैं आज भी ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया था बहुत अच्छा था, लेकिन मुद्दा उठाने के साथ साथ उन्होंने जो एक कर दिया कुछ, वो कोई किसी की समझ में नहीं आया, वो अच्छा नहीं था। और माननीय उच्च न्यायालय उसी बात से रुष्ट होकर के उन्होंने ये सख्त फैसला दिया था, अन्यथा उनका बिंदु ठीक था। हाँ, अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए
तो थोड़ी सी और गहराई से सोच करके उनके ऊपर फाइन ना लगा करके उनको उसके बारे में थोड़ा फटकार लगा देते कि तुमने ये काम गलत किया है, जो फैसला आने से पहले अपने फैंस को आगे कर दिया और बहुत कुछ करना शुरू कर दिया। वो गलत था, वो बिल्कुल गलत था, मैं उससे सहमत नहीं। लेकिन निर्णय जहां तक है वो ऐसा फाइन लगाने का ना हो करके उसको डांट करके छोड़ दिया जाता तो अच्छा था, पर चलो वो तो जो हो गया तो हो गया। और आपने सही कहा कि ऊपर जाएंगे तो इस बात का डर रहेगा, खतरा रहेगा कि और जुर्माना लग जाए। तो मैं इसके लिए तो एक ही बात कहूंगा कि न्यायपालिका को इसके ऊपर स्वयं मंथन करके ये सोचना चाहिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि उनके निर्णय का, उनकी जजमेंट का, उनके फैसले का, उनके न्याय का आम जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है सर, अब मैं इसी में अगला विषय भी साथ साथ यही न्यायालयों से संबंधित अगला विषय भी मैं इसके अंदर ले लेता हूं। और ये आपको भी मालूम है कि महिला का आरोप था कि पति ने जबरदस्ती संबंध बनाए जिससे उन्हें लकवा हुआ। अब कोर्ट ने कहा कि पत्नी से मर्जी बगैर संबंध बनाना गैर कानूनी नहीं है, ये कोर्ट ने कहा। और कुछ निर्णय ऐसे भी आए हैं जिसमें कोर्ट ने कहा है कि पत्नी की मर्जी के बिना निर्णय नहीं बना सकते, वो गैर कानूनी है। अब इसमें भी मैं छोटा सा एक केस पढ़ देता हूं यहाँ पर कि इसके अंदर आया कि केरल हाई कोर्ट ने 6 अगस्त को एक फैसले में कहा था कि मैरिटल रेप क्रूरता है और ये तलाक का आधार हो सकता है। वहीं मुंबई सिटी एडिशनल सेशन कोर्ट ने कहा कि पत्नी की इच्छा के बिना यौन संबंध बनाना गैर कानूनी नहीं है। हालांकि इसमें यह भी कहा कि उसको लकवा हो गया, आदि आदि, ये लंबा केस है। अब 2 कोर्ट, 2 निर्णय, क्या कहेंगे पाहवा साहब? देखिए, जहां तक केरला हाई कोर्ट का संबंध है, अभी थोड़ा सा मैं हमारे जो जिसको कहते हैं परंपरागत संस्कार हैं, जिनको हम कहते हैं कि जो हमारे, सबसे पहले इस पॉइंट को मैं लेना चाहूंगा कि ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ये विवाह का प्रथा क्यों बनी? विवाह की प्रथा के साथ साथ और कौन से चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है जी। और ये प्रथा इसलिए बनी थी कि व्यभिचार ना फैले समाज के अंदर। मानव ऐसा है जो इसके विषय में मैं कहूंगा कई दफा राक्षस भी हो जाता है जी। जानवरों का, पशु पक्षियों का, सबका एक सीजन होता है, एक टाइम होता है, उससे पहले वो कुछ नहीं करते। लेकिन मानव का कोई टाइम नहीं है। अब सवाल आ जाता है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज सिर्फ इसीलिए बनी है, अब आखिर ये जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नीड है, जब विवाह हुआ है तो कहां से आ जाता है? जो केरला हाई उच्च न्यायालय ने, माननीय केरला उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, पावा साहब, सवाल ये है कि मैं किस निर्णय को मानूं। वही एक कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन है कि एक मानता पत्नी की इच्छा के बिना संबंध नहीं बना सकते, एक मानता के बनाइए, तो मैं किसको मानूं? इन दोनों को अलग आलोक में देखना पड़ेगा। जो केरला, माननीय केरला उच्च न्यायालय का निर्णय है वो उसको लेकर के है जो कि उसको पीड़ा पहुंचाई जाती है और डाइवोर्स के लिए। ये डाइवोर्स के लिए नहीं है, वो डिवोर्स की एक परित्याग की, तलाक की एक ग्राउंड हो सकती है। लेकिन सबसे पहले सवाल ये आता है कि पत्नी के साथ जबरदस्ती की, जिसको हम बलात्कार कहते हैं, बलात्कार की स्थिति कब और कैसे आती है, क्यों आती है? अब इन दोनों को, निर्णयों को उठा करके देखिए कि इनकी यहाँ पत्नियों ने किया क्या। कानून की अगर बात करते हैं तो कानून इस बात की आज्ञा देता है कि इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये बलात्कार किया गया, ये कानूनी अपराध नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट तो कई बार कह चुका है पावा साहब के अपराध है। सुप्रीम कोर्ट के भी कई डिसीजन आ गए इसमें। देखिए, ऐसा है, आखिरकार किसी भी निर्णय को, पावा साहब, ये आपने तकनीकी मुद्दे को देखना पड़ेगा, मुद्दे को देखना पड़ेगा। मैं अब जिस केस की आप बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे की, जिस केस की आप, जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं, उसके तथ्य क्या हैं? जो मुंबई हाई कोर्ट वाला केस है, हाई कोर्ट नहीं, वो जिला के कोर्ट का है, जो उसका केस है, उसमें क्या था? नवंबर 2020 में शादी हुई है, जनवरी में उसको लकवा मार गया।
ये कहाँ की बात है कि उसको लकवा मार गया मात्र सेक्स करने से, शारीरिक संबंध बनाने से लकवा मार गया। और उसने किया क्या उस महिला ने? उस महिला ने किया ये है कि दहेज का आरोप भी लगा दिया और सारे ससुराल वालों पे आरोप लगा दिए। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस महिला के विषय में क्या सोचा जाएगा। ये मैं तो इसको कहूंगा सरासर उसने झूठ बोला है। हालांकि माननीय अपीलेंट न्यायालय ने, मुंबई कोर्ट ने इस बात को माना है कि ये हुआ होगा, लेकिन कैसे हो सकता है? मैं अभी कल ही की बात कर रहा हूं, बल्कि आज ही की बात करता हूं। आज एक केस में मैं फैमिली कोर्ट के वेबसाइट पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा हुआ था। वहां पत्नी ने क्या किया कि पति से कहा कि आप मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, मेरा विवाह पहले हो चुका हुआ है फलां फलां व्यक्ति से, मैं उसी के पास रहना चाहती हूँ, मुझे हाथ मत लगाओ। अब यहाँ एक बात कहते हुए मुझे थोड़ी सी तकलीफ, कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं कहना उचित समझूंगा। वो ये है, आज से लगभग 20 वर्ष पहले टीवी पे एक कार्यक्रम आया था महिलाओं को लेकर के, जिसमें एक महिला के ये शब्द थे, मुझे कहते हुए झिझक आ रही है लेकिन कहना जरूरी है ताकि हम इसको गहराई से समझ सके। उसने कहा था, दिस इज माई बॉडी, इट इज माई राइट हाउ एंड वेयर टू यूज इट। वो क्या नॉनसेंस बाजू कौन ने भी कहा था, मैंने खुद उस पर बहस की है उसमें एक चैनल के ऊपर। जी, मैं वही कहता हूं, ये क्या कितनी बड़ी नॉनसेंस है। ठीक है, आप ये देखिए, हमारे शास्त्रों में पत्नी और पति के लिए क्या कहा गया। आज क्या हमें सवित्री दिखाई देती है? आज क्या हमें अनसुईया दिखाई देती है? आज क्या हमें पतिव्रता, ना तो पति वो धर्म निभा रहे हैं और ना पत्नियां निभा रही हैं। जहां जिसका दाव चलता है वो परेशानी पैदा कर देता है। ठीक है। ज्यादातर जो परेशानी मुझे दिख रही है, मैं वकील होने के नाते रोज ये चीजें देखता हूँ, बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं, छोटी सी बात जिसका कोई सिर पैर नहीं होता उसको लेकर के पत्नी तरह तरह के आरोप लगा देती है और कोर्ट में पहुंच जाती है। ठीक है सर, पावा साहब जरा इसके ऊपर मैं प्रतिक्रिया सबीना खान से ले लूं। देखिए सबीना खान, पावा साहब ने जितनी भी चीजें बताई एक तरीके का तकनीकी पार्ट बताया, कोर्ट के अंदर बहस के विषय बता दिए गए, लेकिन सवाल यह कि आम आदमी क्या समझे। मैंने कल तक सुना था कोर्ट के निर्णय के अनुसार कि भाई आप पत्नी की इच्छा के बिना उसके साथ संबंध नहीं बना सकते। अब मैं सुन रहा हूं कि नहीं, वो कानूनी, एक दिन सुनता हूं कानूनी, एक दिन सुनता हूं गैर कानूनी है। तो आम आदमी के अंदर तो भ्रम की स्थिति फैल गई ना सबीना। मैं पावा जी से असहमत हूँ पूरी तरह से इस मामले पर, क्योंकि मैं सीधा सा एक सवाल कर रही हूँ और सीधा से जवाब जानती भी हूँ और सभी जानते हैं कि अगर महिला नहीं चाहे तो उसके साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बना सकता, चाहे वो उसका पति ही हो। ठीक है, चाहे महिला विवाहित हो या अविवाहित हो, पति हो या कोई और, अगर महिला की मर्जी नहीं है तो बिना मर्जी के उसके साथ शारीरिक संबंध कोई नहीं बना सकता, पति भी नहीं बना सकता, वरना उसको रेप माना जाएगा। ठीक, बिना मर्जी के नहीं कर सकते। शादी इसीलिए की जाती, शादी भी अगर की जाती है तो मर्जी से की जाती है। ऐसा नहीं कि महिला की मर्जी नहीं है, जबरदस्ती शादी कर दी गई हो, ये भी हमारे कानून में इसका बिल्कुल वो नहीं है, प्रावधान नहीं है। कानून भी कहता है कि महिला अगर मर्जी से करती है कुछ भी तो ही उसको छुआ जाए, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो नहीं छू सकते। कानून ने ये हमें नियम कानून बनाए हैं, कोर्ट में भी नियम कानून है कि अगर महिला नहीं चाहती कि आप उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए तो आप कोर्ट जाइए, महिला से तलाक ले लीजिए, डाइवोर्स ले लीजिए, अलग हो जाए, आप किसी और के साथ बनाइए शादी करके। महिला नहीं चाहती तो महिला जहाँ कोर्ट में तलाक ले सकती है, वहां पे डाइवोर्स ले सकती है, तो यहाँ पे मामला खत्म हो सकता है। लेकिन ये जरूरी थोड़ा ना कि शादी में रह के जबरदस्ती महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाए, ये जरूरी नहीं है। महिला नहीं चाहती है तो अगर पति को दिक्कत है, ये नेचुरल उसकी नीड है, उस महिला को तलाक दे दे इसी आधार पे कि ये हमारे साथ बीवी जैसे सलूक नहीं कर रही है, ये बीवी जैसा नहीं रहना चाहती है, हमारी नीड पूरी नहीं कर रही है, तो इसलिए मैं तलाक देता हूँ। ठीक है सबीना, मैं एक बात हूँ सबीना, सारस्वत साहब, आप समाज में, आप तो धर्म के पुरोधा, सनातन धर्म की तरफ से आप लोग उसको लीड करते, को क्या कहता है आपका समाज, क्या कहता है आपका धर्म? देखिए भारद्वाज जी, ये जो शादी एक ऐसा संबंध है कि यह आदिकाल अनादिकाल से सनातन धर्म में चला रहा है। शादी एक शक्ति का रूप है, शक्ति और शिव शक्ति दोनों को मिला के एक अर्ध शक्ति और शिव शक्ति बनाया जाता है। तो ये शादी तो एक नीड है, हर आदमी की जरूरत है। अभी जैसे कि मैडम सबीना जी ने बोला
कि आपकी नीड अगर पूरी नहीं कर देगी तो आप तलाक ले लो। तो ऐसे ही अगर सब आदमी करने लग जाए कि नीड पूरी नहीं हो रही है तलाक ले लो, तो ये भी कहीं भी न्याय का काम नहीं करता है। आपको एक दूसरे को, लेकिन महिला की इच्छा तो कहीं ना कहीं होगी ना। हालांकि मेरा विषय जो था वो कोर्ट के निर्णयों को लेकर था, लेकिन जी मैं एक मिनट, कहीं ना कहीं महिला की सर, इच्छा एक सेकंड आपकी बात ठीक है, स्त्री की इच्छा का सम्मान पति का सरस्वती करना जी एक बार, धर्म है। सरस्वती जी मेरी बात मिनट, सुने एक बार, एक मिनट। सरस्वती जी आप कह रहे कि नीड नहीं, तो ये कितने केसेस होते हैं शादी में? क्या हर महिला शारीरिक संबंध बनाने से मना करती? कितने केसेस आपके सामने आए हैं? मुश्किल से 2-4 केसेस ऐसे होंगे। जवाब ले लेता हूँ क्योंकि समय मेरा पूरा होने जा रहा है। प्लीज मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो शरीर की, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, शारीरिक जरूरत दोनों की होती है और दोनों की शारीरिक जरूरत पूर्ति के लिए ही शादी की जाती है। जरूरी नहीं है बच्चे पैदा करने के लिए शादी की जाए। कोर्ट के दो निर्णय जिन पर अभी भावा साहब बोल रहे थे, ये बताएं मुझे। कोर्ट के दोनों ही निर्णय भ्रम पैदा करने वाले हैं समाज के अंदर जी। अगर समाज को समाज के तरीके से कोर्ट चलने दे तो ज्यादा अच्छा है। कोर्ट ने ज्यादातर लॉ तो लेडीज पावर के लिए बनाया और उसका पूरा 100% दुरुपयोग होता है, चाहे वो दहेज प्रथा, चाहे वो कहीं ना कहीं कोई मजबूरी रही होगी। दहेज को लेके तो 100%। नहीं मैं किसी, चलिए मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल समाप्ति की ओर और मुझे इसके बाद दूसरे कार्यक्रम कर जाना। हालांकि विषय बहुत बृहद है, बहुत बड़ा, और मौका मिला तो मैं फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, प्रयास करूंगा। कल ही आप लोगों के पास मैं चलते चलते एक बात कह देना चाहता हूं। अभी आज जैसे मैंने आज का बताया कि उसने पति से संबंध बनाने से मना कर दिया, ये कह के कि मेरी शादी पहले हो चुकी है, मैं वहां जाना चाहती हूँ, उसने शादी क्यों कराई? चलिए ठीक है, मैं अपने सभी सम्मानित मेहमानों एडवोकेट राम प्रकाश पावा, सबीरा खान और पीके सारस्वत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। नहीं होता, इतना क्रूर नहीं होता कि कोई समस्या हो तो भी उसके साथ जबरदस्ती करेगा। पति अगर